हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर। आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारे सिलेबस के जो 3 पार्ट्स हैं उसका फर्स्ट पार्ट से आज हम स्टार्टिंग करेंगे। और जो फर्स्ट पार्ट है या बुक में जिसे वॉल्यूम 1 कहा जाता है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। हम इस लर्निंग जर्नी में जो बुक यूज करने वाले हैं आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये बहुत ही फेमस बुक है। टी.एस. ग्रेवाल, सुल्तान चंद पब्लिकेशन की बुक है। टी.एस. ग्रेवाल लेटेस्ट एडिशन है मेरे पास, ये आप देख सकते हैं, आपके पास भी अवेलेबल होगी। तो वॉल्यूम 1 कहता है कि यहां पर हम सीखेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। तो ये हमारी पार्टनरशिप अकाउंटिंग का सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स का मतलब है कि पार्टनरशिप की आगे जो हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे उसके बेसिक्स के साथ हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हमने बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है, बहुत सारी समझानी है, तो ये चैप्टर थोड़ा समय लेगा और इसमें हमें कुल मिला के 12 से 15 क्लासेस लगेंगी। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, चैप्टर का नाम फंडामेंटल्स है, लेकिन आपको बता दें क्योंकि ये पार्टनरशिप अकाउंटिंग का पहला चैप्टर है इसलिए इसमें बहुत सारे कंसेप्ट सीखने हैं। 12 से 15 क्लासेस लगेगी, पेशेंस के साथ आपने पढ़ना है, ठीक है। अब जब आप पढ़ते हैं, एक तो तरीका होता है कि सर हम स्कूल में जाते हैं, हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहां हम एक रूम में बैठे होते हैं, पूरा माहौल कंसंट्रेशन वाला होता है। तो वहां पर जब हम पढ़ते हैं चीजों को तो एक माहौल अलग होता है। लेकिन जब हम ऑनलाइन पे पढ़ते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ते हैं, टैब पर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर पढ़ते हैं, तो आसपास का माहौल अलग होता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। इसीलिए ऑनलाइन लर्निंग करनी हो तो बहुत डेडिकेशन चाहिए, आपको अपना एनवायरनमेंट मेंटेन करना होगा, डिस्ट्रैक्शन दूर करने होंगे और फोकस से पढ़ना होगा, ठीक है। जो ऑनलाइन में आप पढ़ेंगे वो ऑफलाइन से 5 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव और बेटर रहेगा। ये देखिए मैं आपको बताता हूं, चलिए हम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, धीरे धीरे आपको समझाते चलेंगे। हमारे पार्टनरशिप का फंडामेंटल है, इस चैप्टर में बहुत सारी बातें बतानी है। यहां पर हम थ्योरी भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल भी पढ़ेंगे। तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहली बात मैंने आपसे क्या कही, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। डिस्ट्रैक्टिंग एनवायरनमेंट में मत पढ़ना। अच्छा, अब पढ़ने के लिए चाहे आप फिजिकल पढ़े या ऑनलाइन पढ़े, एक पढ़ने का तरीका होता है, वो मैं शुरू से ही बता देता हूं आपको। आपने क्या करना है, अपने पास 2 रजिस्टर लेने हैं। एक रजिस्टर तो आपने लेना है जो थोड़ा पतला होगा, ये मतलब ये कोई रजिस्टर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, एक आपने पतला रजिस्टर लेना है। पूछो क्यों? क्योंकि इस पतले रजिस्टर में हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स लिखेंगे। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को हम टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहेंगे ताकि वो हमारे माइंड में सेट हो जाए। वो जो हमारा मेन कंसेप्ट होगा ना, मेन कंसेप्ट जब वो हमारे माइंड में सेट हो जाएगा, फिर उसके ऊपर बेस्ड हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस रजिस्टर यूज एंड थ्रो होता है, हमें बहुत कम ही बार देखना पड़ता है। तो आप एक रजिस्टर और लगाना जो कि हमारा प्रैक्टिस रजिस्टर होगा, जिसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करेंगे। तो अकाउंटिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कंसेप्ट। जब कंसेप्ट आ जाएंगे तो फिर हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो कंसेप्ट का रजिस्टर अलग, प्रैक्टिस का रजिस्टर अलग। कंसेप्ट के रजिस्टर में सर क्या थ्योरी होगी? दोनों होंगी, थ्योरी भी होंगी और प्रैक्टिकल कंसेप्ट भी होंगे। ओके, तो आपने 2 रजिस्टर लेने हैं। तो मैं आपको बता दूंगा कि ये कंसेप्ट है तो इसे कंसेप्ट वाले रजिस्टर में लिखना, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसे आप प्रैक्टिस रजिस्टर में कर सकते हो। बुक हम लेने वाले हैं टी.एस. ग्रेवाल, वो मैंने आपको दिखाई थी। फंडामेंटल्स मेरा चैप्टर है और आज की क्लास में पहले तो ये बुक बता रही है कि गगन बच्चों को बताना कि इस चैप्टर में उन्होंने क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे जैसे हम ये टॉपिक स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ना, हम पढ़ते जाएंगे, टिक करते जाएंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ
हमारा ये टॉपिक कवर हो गया, और जब सारे टॉपिक कवर हो गए तो चैप्टर कवर हो गया। तो आइए वो क्या कहते हैं। तो टीएस ग्रेवाल सर कहते हैं, गगन सबसे पहले तो बच्चों को बताओ कि पार्टनरशिप होती क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, और इसी डेफिनेशन को जब मैं फर्दर एनालाइज करूंगा, गहराई से आपको समझाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उसी डेफिनेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, तो डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन करूंगा तो ये बात समझोगे। आज हम केवल यही बातें समझेंगे, और जो भी आज हम समझेंगे वो हमारे कंसेप्ट रजिस्टर में जाएगा। और मैंने क्या कहा था, कंसेप्ट रजिस्टर का काम होगा कि आपने टाइम टू टाइम वहां से रिवीजन करनी है, याद करना है, रिवीजन करनी है। तो जितना रिवीजन करेंगे उतना वो आपको बढ़िया से याद हो जाएगा। फिर जब आप एग्जाम देने जाएंगे, यूनिट टेस्ट देने जाएंगे, क्लास टेस्ट देने जाएंगे, आप कहेंगे ओहो यार तो वैसी याद है सर पढ़े क्या अकाउंट्स में, समझ नहीं आ रहा। चलिए, तो हम आपके साथ बात करते हैं सबसे पहले कि आखिरकार पार्टनरशिप होती क्या है। तो जो टेक्निकल डेफिनेशन है, टेक्निकल डेफिनेशन पर 5-10 मिनट के बाद आते हैं। पहले हम कुछ जनरल बातें आपके साथ कर लेते हैं, थोड़ा बेस बन जाएगा, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। सर अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग बिजनेस से जुड़ी हुई है कि आप बिजनेस करेंगे तो हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे। अब बिजनेस जब हम करेंगे तो हमारे बिजनेस में एक ओनर होगा। जैसे मेरा बिजनेस है गगन कपूर क्लासेस, तो बिजनेस है गगन कपूर क्लासेस, और ओनर कौन हो गया, गगन कपूर हो गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटर। तो अकाउंटिंग कहती है कि हमने क्लास 11th में बच्चे को अकाउंटिंग शुरुआत करवाते हुए एक कंसेप्ट समझाया था कि भैया बिजनेस और ओनर दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, और हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते। तो अकाउंटिंग ये कह रही थी कि हमारी अपनी अकाउंटिंग की प्रोसेस के लिए ये दोनों दरअसल सेपरेट ट्रीट किए जाएंगे। लेकिन यदि कोई बाहर का व्यक्ति चाहे मेरे से बात करे, चाहे गगन कपूर क्लासेस से बात करे, एक ही बात होगी। अगर आप ये कह दो कि सर मैंने तो गगन कपूर क्लासेस के अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए, तो मैं ये थोड़ी ना कहूंगा तूने मुझे थोड़ी ना पैसे दिए, मुझे दिए या गगन कपूर क्लासेस को दिए, एक ही बात होती है। तो बाहर की दुनिया के लिए सोल प्रोप्राइटर के केस में ओनर और बिजनेस एक ही बात होती है, दोनों अलग अलग नहीं होते। लेकिन अकाउंटिंग की दुनिया कहती है कि हमारे लिए ओनर और बिजनेस अलग अलग होते हैं। ये सारी बातें आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ी थी। हाँ सर, पढ़ भी गए, भूल भी गए, आपने रिकॉल भी करवा दिया। अच्छा सर, अब 12th में क्या है, अब 12th क्लास में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब क्या होता है कि बिजनेस को बड़ा करना है, ग्रो कराना है। तो देखो जी, सारी की सारी बातें केवल आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, वरना ये मत कहना कि सर ये बातें सच हो गई, ऐसा हुआ है, नहीं। अब मान लीजिए मैंने अपना बिजनेस ग्रो करना है। सर मान क्या ले, क्या आपको ग्रो नहीं करना, बिल्कुल करना है, मगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं। अब मैंने ग्रो करना है, मैंने कहा यार दुनिया तो आजकल अकाउंट्स भी पढ़ाती है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाने बैठ जाती है। मैंने कहा नहीं यार, मैं अकाउंट्स ही पढ़ाऊंगा, और इकोनॉमिक्स के लिए मैं एक काम करता हूं, एक टीचर लेके आऊंगा। मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं टीचर को अपने पास एज अ एम्प्लॉय बुला लूं कि भाई ऐसा है तू हमारे बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ा देना। मेरे मन में आया यार एम्प्लॉय बन के वो क्या काम करेगा, ऐसा करता हूं बढ़िया टीचर लाता हूं, और बढ़िया टीचर को अच्छा लगे इसलिए उसे मैं अपने साथ बिजनेस के अंदर ऑनरशिप में लेके आता हूं। यानी कि अब मैंने कहा बिजनेस को ग्रो कराना हो तो एक ओनर से काम नहीं चलेगा, अब मैं बिजनेस के ओनर्स को बढ़ाना शुरू करता हूं। यानी मेरा बिजनेस जिसमें एक से ज्यादा ओनर हो, कोई भी बिजनेस जिसमें एक से ज्यादा ओनर हो जाएं, ऐसे बिजनेस को
अब हम लोग यहां पर बात करेंगे और उसे हम नाम दे देंगे पार्टनरशिप। तो सरल भाषा में अगर बिजनेस का मालिक एक व्यक्ति है तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, और अगर उस बिजनेस में एक से ज्यादा मालिक हैं तो उसकी संभावना है पहले कि वो पार्टनरशिप होगा। लेटर ऑन स्टेजेस पे बाद में बताऊंगा कि और भी कुछ हो सकता है, अभी के लिए वो पार्टनरशिप हो सकता है। अब सर, सोल प्रोप्राइटर में जो मालिक होता था उसे हम ओनर बुलाते थे। यहां पर हमने कहा कि अब इस बिजनेस को ना हम पार्टनरशिप बुलाएंगे, और ये जो ओनर होंगे ना इन्हें हम बोलेंगे पार्टनर्स। यानी पार्टनरशिप के बारे में एक जनरल आइडिया आपके माइंड में बना कि नहीं बना? बना। सर, पार्टनरशिप का मतलब एक ऐसा बिजनेस का काइंड जिसके एक से ज्यादा ओनर होंगे, और वैसे तो वो ओनर है कॉमन लैंग्वेज में, लेकिन उनको सही भाषा में हम लोग क्या बुलाएंगे? हम उन्हें बुलाएंगे पार्टनर्स। सर अब एक बात बताइए, अब क्या होगा? अब भी क्या ये पार्टनरशिप और ये जो ओनर्स हैं बाहरी दुनिया के लिए, ये दोनों लोग अलग अलग हैं या सेम ही हैं? तो पहले आउटसाइड वर्ल्ड के लिए अगर मैं बात करूं तो ये दोनों सेम थे, और अभी भी आउटसाइड वर्ल्ड के लिए ये दोनों सेम रहने वाले हैं। लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर वही बात होगी कि अकाउंटिंग अभी भी इन्हें क्या मान के चलेगी? सेपरेट मान के चलेगी। ओ सर, बिजनेस और ओनर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट हैं, लेकिन दुनिया के लिए एक ही हैं। अगर ओनर एक से ज्यादा हो गए तो नाम पार्टनर हो गया, लेकिन कंडीशन अभी भी वही रहने वाली है कि अकाउंटिंग करते हुए ये दोनों अलग अलग, जैसे पहले अलग अलग थे, अलग अलग माने जाएंगे, लेकिन बाहरी दुनिया के लिए ये एक ही माने जाएंगे। अच्छा सर, अब हम सीख गए, हमारी नॉलेज बढ़ गई। हमें एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बताओ पार्टनरशिप क्या होती है, तो जो आपने बताया उसे इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दूं, मार्क्स मिलेंगे? बेटे ये तो समझने की बात थी। अब मार्क्स लेने के लिए अब हमें टेक्निकल बातें समझनी पड़ेंगी, और जब मैं टेक्निकल बातें आपको पढ़ाऊंगा तो आपकी क्लैरिटी बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने ये बातें कही। तो आइए मेरे साथ साथ हम टेक्निकल परिभाषा के ऊपर चलते हैं, और इसे हम अपने बाद में कंसेप्ट वाले रजिस्टर में नोट भी करेंगे। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, नाउ पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एक तो सबसे पहले हम रेफरेंस दे रहे हैं कि हम ये जो डेफिनेशन उठा रहे हैं ये इतनी ऑथेंटिक डेफिनेशन है कि इसके लिए भारत सरकार ने एक कानून बना रखा है। उस कानून का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये कानून कब बना? 1932 में बना। तो सर, अब पार्टनरशिप की डेफिनेशन अगर मैं एग्जाम में लिखूंगा, टेस्ट में लिखूंगा, तो मुझे ये लाइन लिखनी है? बिल्कुल लिखना है। लिखोगे फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो टीचर थोड़े से मार्क्स काट लेगा। तो सर ये डिफिकल्ट थोड़ी है। पार्टनरशिप इज डिफाइंड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब जब भी कोई कानून बनता है, अगर वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन हो तो उसमें आर्टिकल कहा जाता है, आर्टिकल की बात होती है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के कोई और कानून हो तो उनको सेक्शन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का सबसे बड़ा लॉ होता है, इसलिए उसकी इज्जत अलग है। वहां आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 ऐसे ऑर्डर चलता है। लेकिन हमारे देश के बाकी कोई भी कानून हो वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होते हैं, उनसे छोटे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेक्शन 1, सेक्शन 2। हमारे देश में जो कानून बनते हैं मोस्टली उनमें जो डेफिनेशंस लिखी होती हैं वो सेक्शन 2 में लिखी होती हैं, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 4 में लिखी हुई है। तो जब भी आप डेफिनेशन लिखेंगे, एक तो इसका नाम लिखेंगे और एक इसका सेक्शन लिखेंगे। ठीक है, इसको रट लेना है। जैसे क्लास 11th में अकाउंटिंग की डेफिनेशन रटी थी, ऐसे इसको भी रट लेना है। सर आइए, क्या कहते हैं? पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप इज द रिलेशन। मैं अपने दिमाग से पूछ रहा हूं यार, रिलेशन का मतलब क्या होता है? भाई रिलेशन का मतलब होता है संबंध। ओ, यानी पार्टनरशिप एक संबंध है। हाँ, बिटवीन पर्सन्स।
ये संबंध है बिटवीन पर्संस, तो आपको दिखाई दे रहा है प्लूरल है, प्लूरल यूज हो रहा है, यानी कि पार्टनरशिप एक संबंध है बिटवीन पर्संस। इसका मतलब यहां से मुझे ये बात पता लग गई कि पार्टनरशिप करने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए। बताइए, क्या एक व्यक्ति से पार्टनरशिप बनेगी? नहीं। कितने लोग चाहिए? मिनिमम 2 लोग चाहिए, क्योंकि यहां पर डेफिनेशन कह रहा है पर्संस, प्लूरल। ओके। हु हैव एग्रीड, हु हैव एग्रीड यानी कि जिन्होंने आपस में ये सहमति बनाई है। एग्रीड का मतलब क्या होता है? आपस में तय करना। ज्यादा रिफाइंड भाषा में कहूं तो उन्होंने आपस में इस बात को सहमत किया है। अच्छा, सहमत होना, किस बात से सहमत हुए? टू शेयर प्रॉफिट्स, कि हम जो मुनाफा होगा, जो प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा, उसका बंटवारा करेंगे। शेयर का मतलब क्या हुआ? कि जो मुनाफा होगा उसका आपस में हम विभाजन करेंगे, बंटवारा करेंगे, और वो प्रॉफिट जो हमारे पास होगा, वो प्रॉफिट जो होगा वो बिजनेस का प्रॉफिट होगा। सर, क्या हम पहले बिजनेस के प्रॉफिट का बंटवारा क्लास 11th में करते थे? सोच करके बताओ। आंसर इज नो। क्यों नहीं करते थे? अरे भाई, पहले मैं सोल प्रोप्राइटर था, व्यापार किया, जो भी प्रॉफिट हुआ किसका है? मेरा है। हां, अब क्या हो गया? अब मैंने ऐसा व्यापार का फॉर्म बनाया जिसके मालिक एक से ज्यादा हैं। ओहो, तो अब व्यापार का जो प्रॉफिट होगा वो भी एक से ज्यादा लोगों का है, और जब भी प्रॉफिट एक से ज्यादा लोगों का होगा तो उसका आपस में विभाजन करना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप एक ऐसा संबंध है जिसमें कुछ लोग ये सहमति बनाते हैं, ये तय करते हैं कि भाई हमारे जो मुनाफे होंगे, प्रॉफिट्स होंगे बिजनेस के, उनका हम विभाजन करेंगे। अब ये विभाजन, ये बंटवारा क्या बराबर होगा? नहीं भाई, वो हम आपस में तय कर लेंगे कि कितना हिस्सा तेरा, कितना हिस्सा मेरा। ओ, तो सर डेफिनेशन को यहीं पर खत्म कर दो। सारी बातें तो हो गई, बिजनेस हो गया, 2 या 2 से ज्यादा लोग हो गए, उन्होंने आपस में तय कर लिया कि हम प्रॉफिट्स का विभाजन करेंगे, डेफिनेशन खत्म कर दो। लेकिन असल जो पार्टनरशिप में जो असल पॉइंट है वो इसके बाद शुरू होता है, जो कहता है कि इस व्यापार को कैरिड ऑन बाय ऑल, हम सब मिलके चलाएंगे। सर आप बताओ, हमने बिजनेस में 5 ओनर बनाए, हमने बिजनेस में 5 पार्टनर बनाए, तो हम पांचों मिल करके बिजनेस को चलाएंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब क्या है? सब लोग मिल करके चलाएंगे। अच्छा, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कानून यह कहता है कि गगन, हमने ऐसा नहीं कहा कि पांचों के पांचों सर पे चढ़ के बैठो। मैंने कहा तो फिर क्या? कह रहे वो पांचों तय कर सकते हैं कि नहीं यार, 2 ही लोग चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या एक ही व्यक्ति चला ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पांचों मिलके चलाएं या पांचों में से कोई भी व्यक्ति बाकियों के बिहाफ पे चलाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि भाई बिजनेस के तो 5 मालिक हैं। मेरे पास फोन आया, हाँ जी मैं फलाना पार्टनरशिप फर्म से एक्स बात कर रहा हूं। मैंने कहा बोलो। साहब ऐसा है, हमें आपसे रॉ मटेरियल खरीदना है। मैंने कहा भिजवा देंगे। कितना चाहिए? इतना चाहिए। कौन सा चाहिए? ये चाहिए। कितने का होगा जी? 5 लाख का होगा। ठीक है सर, भिजवा देना। मैंने भैया 5 लाख का उसको माल भिजवा दिया। अब 5 लाख का सामान था। जब मैं लेने गया तो दूसरा पार्टनर मिल गया, कह रहा है हाँ जी बोलो क्या काम है। मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, मैंने आपको माल दिया था, उसके 5 लाख रुपए अभी तक आए नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तुमने ज्यादा महंगा दिया भैया, वो तो 460 का था, तुमने हमसे ज्यादा पैसे ले लिए। मैंने कहा भाई साहब क्या कर रहे हो, बात करके आपको माल दिया था। कह रहे नहीं नहीं, मेरे से बात नहीं हुई थी, तुम्हारी बात तो एक्स से हुई थी। मैंने कहा यार ये तो कोई बात नहीं है, माल ले लिया, अब पैसे देने के लिए कह रहे हो एक्स से बात हुई थी। मैं सरकार के पास जाऊंगा। मैंने कहा सरकार सरकार ये देखो ये कैसा व्यापार चल रहा है, मुझे कभी इधर दौड़ा रहे हैं कभी उधर दौड़ा रहे हैं। सरकार ने कहा रुक मैं तेरे साथ चलती हूं। उन्होंने कहा इधर आ। उसने कहा भाई पार्टनरशिप की परिभाषा पढ़ ले, मैंने लिखा है कि व्यापार में चाहे मिलके चलाओ चाहे किसी के बिहाफ पे कोई और चला ले, एक ही बात है। इसका मतलब यह हो गया कि एक पार्टनर ने कही मतलब सभी ने कही, एक ने तय कर दिया मतलब सभी ने तय कर दिया। ये बाहर की दुनिया को बार बार गोल गोल घुमाया ना तुमने, तो उठा के जेल में डाल देंगे।
यानी पार्टनरशिप के अंदर क्योंकि एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं और बाहरी दुनिया को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए यह बात साफ साफ लिखी है कि चाहे व्यापार सारे मिलके चलाते हो या सभी के बिहाफ पे कुछ लोग चलाते हो, दोनों ही केस में एक ही बात मानी जाएगी और इसे हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। ओके, तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, पहली इंपॉर्टेंट बात रिलेशनशिप, संबंध है बिटवीन पर्सन्स, जो लोगों के बीच में बनाया जाएगा। किस बात का? जिन्होंने ये तय किया कि हम व्यापार से होने वाले प्रॉफिट्स को बांटेंगे और इस व्यापार का संचालन हम मिलके भी कर सकते हैं और हम में से कुछ लोग भी कर सकते हैं। नाउ दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब मुझे नहीं पता आप कितनी समझे, लेकिन इसके अंदर 5 मेन बातें कही गई हैं और उन 5 मेन बातों को अब मैं एक एक करके डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, इसी डेफिनेशन को और ज्यादा इलेबरेट करूंगा और यही मेरी आज क्लास का टॉपिक है और यही आपसे उम्मीद रहेगी कि इसी के आप नोट्स बना लेना और अगली क्लास से पहले ये डेफिनेशन और इसके 5 पॉइंट्स याद कर लेना। अच्छा सर, एक बात बताओ, जो ये बिजनेस है अब इसे हम क्या नाम देंगे? इसे हम नाम देंगे पार्टनरशिप। अच्छा, और जो ओनर हैं उन्हें हम क्या नाम देंगे? पार्टनर्स। ओ, तो यहां पढ़िए, अब ये पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है और देखना है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। मेन लर्निंग वाला कंसेप्ट जो नोट्स में जाएगा वो केवल इतना है, बाकी आपने पढ़ना है। आइए मेरे साथ पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस रिलेशनशिप है जो कि 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में है, जो कि प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों को शेयर करेंगे। सर परिभाषा में लॉसेस शब्द तो नहीं लिखा था, अंडरस्टूड होता है, प्रॉफिट का मतलब होता है नेगेटिव प्रॉफिट, अंडरस्टूड है। और ये भी लिखा था बिजनेस में बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और इस लाइन का मतलब ये होता है कि जो पार्टनर है वो प्रिंसिपल भी है और वो एजेंट भी है अपने बाकी पार्टनर्स का। यानी एक से बात तय हो गई मतलब सबसे बात तय हो गई। जो डेफिनेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही एक्सप्लेनेशन पार्ट यहां पर है। आपने इस एक्सप्लेनेशन पार्ट को रटना नहीं है, आपने डेफिनेशन को रटना है। एग्जाम में आएगा तो वो डेफिनेशन देनी है। और ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ऑथर ने सोचा था कि यार ये बच्चे जो है ना सेल्फ स्टडी किया करेंगे और आजकल बच्चे आपको पता है सेल्फ स्टडी करते नहीं है ना, तो इसलिए उन्होंने लिखा, तो इस पर्पज से था। ओ, तो ये वाले को रटने मत बैठ जाना। और एक बात याद रखना कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है और इसे हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। अभी बात करेंगे। तो आपको समझ में आया क्या याद करना है और क्या सिर्फ रीड करके खत्म कर देना है? तो सर हम क्या करेंगे, हम अपने रजिस्टर के अंदर जाएंगे और ये वाली डेफिनेशन लिख लेंगे और जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये डेफिनेशन ही नजर आएगी, एक्सप्लेनेशन का पार्ट नजर नहीं आएगा। ओ ठीक है सर, तो आप इसको ना ऐसा करो, हाईलाइट कर दो। हाँ, ये हमने अपने कंसेप्ट में नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स कौन होते हैं? फर्म क्या है? फर्म का नाम क्या होगा? जो पर्सन जिन्होंने पार्टनरशिप बनाई है उन्हें हम इंडिविजुअली क्या बुलाएंगे? पार्टनर्स। यानी अब हम उन्हें ओनर्स नहीं कहेंगे, हम कहेंगे वो पार्टनर्स हैं। और उन्हें संगठित फॉर्म में क्या बोलेंगे? फर्म बोलेंगे। सर इस बात को नोट कर लेता हूं। अरे रुक, ये कोई कॉमन सेंस की बातें नोट मत करने बैठियो। एक वो अपना नाम तय कर लेंगे, हाँ जो मर्जी नाम रखो। तो आपने पढ़ा है प्रकाश एंड सन्स, इस तरीके से लोग नाम रख लेते हैं, कोई भी नाम रख लेते हैं। रमेश आनंद एंड कंपनी करके नाम लिख देते हैं। सर हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, आप एग्जाम्पल दे रहे हो रमेश सुरेश एंड कंपनी। अरे पार्टनरशिप के नाम ऐसे ही होते हैं, रमेश सुरेश एंड कंपनी। पार्टनरशिप है और नाम में कंपनी लिखते हैं। हाँ तो सर कंपनी क्या लिखती है? कंपनी कभी अपने नाम में कंपनी लिखती ही नहीं है। कंपनी के नाम होते हैं रिलायंस लिमिटेड, उनके नाम में कंपनी नहीं होता। ओ सर ये तो बड़ा झोल है। जिसके नाम में कंपनी लिखा हो वो पार्टनरशिप होती है और जिसके नाम में कंपनी ना लिखा हो, लिमिटेड लिखा हो, वो कंपनी होती है। अच्छा जी, अच्छा सर एक बात बताओ, अब हमने पार्टनरशिप कर ली तो इसका लीगल स्टेटस क्या है? जैसे पहले दुनिया के लिए मालिक ओनर और उसका बिजनेस सोल प्रोप्राइटर एक ही बात होती थी ना, ऐसे ही अभी भी कुछ नहीं बदला, दुनिया की नजर में एक ही है। अगर मेरे पैसे नहीं देंगे,
मैंने नोटिस ए को दिया, मतलब मैंने नोटिस पूरी पार्टनरशिप फर्म को दे दिया, क्योंकि वो दोनों कानून की नजर में एक ही हैं। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है कि इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, यानी पार्टनरशिप फर्म का वजूद पार्टनरों से अलग नहीं है। कल को मैंने एक्स पार्टनर के कहने पे माल भेजा था, वाई पार्टनर कहता है भैया पैसे मैं क्यों दूं, तो देने पड़ेंगे, तो लॉ कहती है भैया ये कोई अलग एंटिटी नहीं होती, सेम ही है। तो आपको फर्म के जितने भी लाइबिलिटीज हैं वो सभी पार्टनर्स को देने होंगे। अगर फर्म के पास पैसे खत्म हो गए तो अपने घर से पैसे ला करके देने होंगे। इट इज वन ऑफ द वेरी रिस्की पॉइंट इन द पार्टनरशिप फर्म कि एक पार्टनर अगर गलती करेगा ना तो समझ लेना भुगतना सबको पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कानून कह रहा है कि भैया मेरी नजर में आप अभी भी एक ही हो, अलग नहीं हो, यू आर सिंगल यूनिट। केवल हमने आपको बिजनेस फैलाने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ओके सर, एक बात बताओ, जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो क्या हम इसे एक ही मानेंगे? अरे बच्चों, 11th क्लास से आप जानते हो अकाउंटिंग करने के लिए ऑनर और बिजनेस को अलग अलग माना जाता है। वेरी वेरी गुड। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें हम सेपरेट ट्रीट करके चलेंगे। सर अब ये वाली बात नोट्स में लिखूंगा। अरे चुप यार, ये भी कॉमन सेंस की बात है, हद कर रहा है। ओहो सर, ये भी नहीं लिखना? मैंने करना। अच्छा सर एक बात बताओ, पार्टनर्स ने ये तय किया, ये एग्री किया, कैसे एग्री किया? क्या उन्होंने मौखिक रूप से बोल के एग्री किया या उसके लिए उनको एग्रीमेंट करना पड़ेगा? तो सरकार कहती है, पुराना कानून है, 1932 का कानून है, वहां पर लोग जब अपनी बात कहते थे ना तो उस पर कायम रहते थे। अब सर 2025 आ गया है, अब तो लोग लिख भी देते हैं तो भी अपनी बात पे कायम नहीं रहते। तो बेचारे उस समय ईमानदारी के कानून में सरकार ने लिखा था यार चल ओरल हो रिटर्न हो दोनों चलेगा, और क्योंकि कानून वही चल रहा है इसलिए हम कहेंगे कि ये जो पार्टनरशिप का समझौता होता है, जो वो आपस में नियम शर्तें बनाएंगे, ये ओरल भी हो सकती हैं और ये रिटर्न भी हो सकती हैं। तो पार्टनरशिप के लिए जो समझौता है वो ओरल भी हो सकता है और वो रिटर्न में भी हो सकता है ना। लेकिन अगर ये हमने रिटर्न में लिखा, जो कि हमें लिखना चाहिए, इससे विवाद कम होंगे, आपको परेशानियां कम होंगी, आपको रिटर्न में करना चाहिए। अगर आपने ये रिटर्न में कहा तो इस रिटर्न वाले एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। सर ये नई बात है, इसको नोट्स वाले रजिस्टर में लिखने दो। मैंने कहा जाओ, ये मौका दिया, ये लिख लो कि पार्टनरशिप ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, लेकिन रिटर्न होगी तो इसका नाम हो जाएगा पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो समझने वाली बातें मैंने समझा दी, याद करने वाली बातें मैंने हाईलाइट करा दी। अब आप बाद में जाकर के इसको खुद से अपने हाथों से लिखना, लिखोगे तो याद हो जाएगा। सर बस फिर तो बल्ले बल्ले बात खत्म होगी, आपने कहा था आज यही पढ़ाना है। अब इसी पार्टनरशिप की परिभाषा को दोबारा पढ़ेंगे और इसमें जो बातें बताई हैं उनको दोबारा समझेंगे। सर ये तो चीटिंग है भाई, उसका अलग से क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, तो वो अलग लिखोगे, उसके अलग मार्क्स मिलेंगे, वो बनेंगे इसी में से। अब आइए, अब उनके पास चलते हैं। अब बात करते हैं, हमने फर्स्ट पॉइंट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ ली। अब इस डेफिनेशन में आपने जो सीखा है उन्हीं को हम बोलेंगे एसेंशियल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो हम अब चलते हैं उसके ऊपर और उसे हम ना साथ साथ नोट कर लेते हैं। ये देखिए, तो आपने अपना पहला कंसेप्ट सीख लिया कि सर पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, ये आपने याद कर ली, और मैंने आपको बाद में 2 नोट्स और बताए थे। ऐसे आपने अपने कंसेप्ट वाले रजिस्टर में इसको नोट कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सर कैसे पता चलेगा कि कोई भी संस्था पार्टनरशिप है या नहीं है? सर पार्टनरशिप में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, ओके, जो कि व्यापार में होने वाले प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। तो एक आम इंसान को, अभी तो आप बहुत छोटे लेवल पर हैं, बच्चे हैं,
तो एक आम इंसान को क्या लगेगा कि अगर प्रॉफिट्स की शेयरिंग हो रही है तो वो पार्टनरशिप है। पर ये ना ज्ञान थोड़ा इनकम्प्लीट है, इसको पूरा करना पड़ेगा। ऐसे व्यापार में बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं जहां पर प्रॉफिट्स को शेयर किया जाता है, लेकिन प्रॉफिट्स को शेयर करना कोई अकेला कंडीशन नहीं होती जिससे ये तय हो जाए कि ये पार्टनरशिप है। इसीलिए अगर हम एडवांस लेवल पर बात करें, कोई हमसे पूछे कि गगन कैसे पता चलता है कि पार्टनरशिप है, तो हम कहेंगे 5 पॉइंट्स हैं। अगर पांचों पॉइंट्स अवेलेबल हैं, अगर पांचों पॉइंट्स ओके हैं तो पार्टनरशिप है। अगर पांचों में से कोई भी पॉइंट ओके नहीं है तो फिर समझ लीजिए फिर वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, फिर कुछ और कहलाएगी। और वो 5 पॉइंट क्या है? पहले बहुत सिंपल, हर चीज डिफिकल्ट नहीं है, पहला बहुत सिंपल। पार्टनरशिप में कहा गया कि भैया यहां पर क्या होना चाहिए, पहले तो 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है? 2 या 2 से ज्यादा लोग, क्योंकि एक व्यक्ति हो जाएगा तो सोल प्रोप्राइटरशिप रह जाएगी, यानी यहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। वो लोग आपस में तय करेंगे, यानी उनके बीच में एक समझौता होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब क्या है? समझौता। और अगर मैं इसे लॉ की लैंग्वेज में कहूं तो मैं ये कहूंगा कि बेसिकली यहां पे एक और टर्म यूज होती है जो कि एग्रीमेंट से ज्यादा बेहतर होती है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। यानी हम जब भी इस जीवन में कोई काम करेंगे, कानून की दृष्टि से कोई काम करेंगे, तो हम उसका जब समझौता करेंगे तो उसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट। यानी 2 या 2 से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। और ये मैंने आपको बता दिया कि वो ओरल और रिटर्न दोनों हो सकते हैं। ओरल होगा तो डिस्प्यूट होते हैं, इसलिए सरकार कहती है रिटर्न करके चला करो। और जो डॉक्यूमेंट रिटर्न में बन जाता है उसको डीड बोलते हैं। अब डीड यानी रिटर्न डॉक्यूमेंट किसी भी चीज का हो सकता है, क्योंकि मैंने पार्टनरशिप की बात की है तो ये पार्टनरशिप डीड है। सर हमारे फैमिली के अंदर एक बार कुछ एग्रीमेंट तय हुआ था तो वो फैमिली डीड थी। तो डीड एक कॉमन टर्म है जो लॉ में इस्तेमाल किया जाता है कि भैया अगर आपने रिटर्न में कोई शर्तें लिखी हुई हैं तो वो डीड है, और पार्टनरशिप संबंधित है तो पार्टनरशिप डीड है। ओके। और पार्टनरशिप किसी लॉफुल बिजनेस के लिए होनी चाहिए। पता चले कि यहां पर मूवी आती रहती है कि भैया बैंक की चोरी करने गए और चोरी करने के लिए हम सब पार्टनर थे, तो लॉ कह रहा है भैया पार्टनर जो होता है ना वो बिजनेस के लिए होता है, चोरी डकैती के लिए नहीं होता। बच्चा कह रहा है सर क्या बात करो, आईपीएल का सीजन चल रहा है, देखो रोज कमेंटेटर कहता है कितनी बढ़िया पार्टनरशिप की इन्होंने। अरे भाई कानून की नजरों में पार्टनरशिप क्या होगी? बिजनेस की होगी। बाकी आम भाषा में तुम जो मर्जी बोलते रहो कि लूट के पार्टनर थे ये क्रिकेट के पार्टनर थे, जो मर्जी कहो। अच्छा, 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, उनके बीच में एग्रीमेंट समझौता होना चाहिए, एक लॉफुल बिजनेस के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, और सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होनी चाहिए। प्रॉफिट का मतलब लॉसेस से भी होता है, अगर प्रॉफिट शेयर करोगे तो लॉस भी तो शेयर करोगे। अब इन चारों शर्तों को लोग समझ के कह देते हैं भैया पार्टनरशिप है। अरे नहीं, मैंने किसी को माल बेचना है, बेचने में दिक्कत हो रही थी, मैंने किसी से सहायता मांगी, मैंने कहा यार मेरा माल बिकवा दे। कह रहा गगन तेरे माल में जो कमाई आएगी उसका 5% प्रॉफिट देगा। मैंने कहा दे दूंगा। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होने से थोड़ी ना बात हो जाती है। सर आप 2 लोग हो तो क्या हो गया? जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है वो होता है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक कंडीशन और होनी चाहिए, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब उन व्यक्तियों के पास ये ताकत होनी चाहिए कि वो अपने बाकी साथियों के बिहाफ पर, ध्यान से सुनना, पार्टनरशिप में जितने भी व्यक्ति हैं, 2 या 2 ज्यादा लोग, जितने भी व्यक्ति हैं, इनमें वो ताकत होनी चाहिए कि वो अपने बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, और वो जो बाकी पार्टनर हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड हो सकें। ओहो, इसको बोला जाता है लॉ की टर्म में म्यूचुअल एजेंसी। यानी हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए प्रिंसिपल भी है, हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। यानी एक ने कह दिया तो ये मान लिया जाएगा सबने कह दिया। ओ, यानी सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप क्या हैं, एमसीक्यू में आ जाए ये सारे पॉइंट, तो हम ऑल ऑफ देम पे टिक करेंगे। ओ देखो मैंने लिख दिया सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन म्यूचुअल एजेंसी, इसका मतलब है हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के एक्ट्स के लिए बाउंड होगा। अच्छा सर, अब इन बातों में से हमारे मन में कुछ और बातें आ रही हैं।
मैंने कहा आओ अब वो कुछ और बातें कर लेते हैं, मेन पिलर अब हमारा डल गया है, अब कुछ एक दो बातें और कर लेते हैं। जितनी समझ में आएंगी बहुत बढ़िया है, जो नहीं समझ में आएंगी एक दो बार रीडिंग करोगे दिमाग में बैठ जाएंगी। जब हम स्टूडेंट थे तो इतना सा पढ़ने से काम हो जाता था, लेकिन अब आजकल की जनरेशन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई है, इसलिए उन्होंने कहा कुछ और पॉइंट ऐड करो। आओ सर ये बताओ, पार्टनरशिप में लिखा है दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, तो सर दो से ज्यादा कितने, 200, 2000, 2 लाख, कितने तक हो सकते हैं? सरकार कह रही है कि देखो जहां पर दो आदमियों का दिमाग होता है ना, झगड़े शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को जोड़ोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, दो से ज्यादा लेकिन 50 से ज्यादा नहीं हो सकते, बट नॉट एक्सीडिंग 50। सर क्या ये बात पार्टनरशिप एक्ट में लिखी है? बताओ, क्या ये बात पार्टनरशिप के एक्ट में लिखी है? सर लगता तो ऐसे ही है क्योंकि हम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हैं। नहीं, दरअसल पार्टनरशिप में मैक्सिमम लिमिट को डिफाइन नहीं किया। फिर सर क्या किया, आओ नोट पढ़ते हैं। मैंने नीचे नोट के फॉर्म में यहां पर दिया है, इसको आप पढ़िए। मैंने यहां पे लिखा है कि पार्टनरशिप एक्ट में कहीं प्रेस्क्राइब नहीं किया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार को यह ताकत दी गई कंपनीज एक्ट में कि वो प्रेस्क्राइब कर सकती है, सुझाव दे सकती है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं। तो उन्होंने, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है तो वो कुछ नोटिफिकेशन दे देती है, तो उन्होंने कोई नोटिफिकेशन दे रखा होगा जिसमें उन्होंने लिखा है कि भैया पार्टनरशिप में 50 से अधिक पार्टनर नहीं होने चाहिए, तो मैक्सिमम लिमिट 50 हो गई। लेकिन यह बात पार्टनरशिप एक्ट में सीधी तौर पे नहीं लिखी हुई, यह सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से डिसाइड हो रही है, और यह सेंट्रल गवर्नमेंट को ताकत जो मिली है वो कंपनीज एक्ट से मिली है। कंपनीज एक्ट हमारा पार्टनरशिप के बाद अगला पड़ाव होता है, जो कि हम आपके सिलेबस के वॉल्यूम नंबर 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा। तो सर पार्टनरशिप में यह लिखा है दो या दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, लेकिन 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब सर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि ए और बी ये दोनों मिलके पार्टनरशिप कर लेते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप की वन ऑफ द कंडीशन एक ये भी है कि कम से कम दो लोग होने चाहिए। अब लॉ कहता है कि गगन देखो, क्योंकि ये बात कानूनी एग्रीमेंट के तौर पे होगी, इसके लिए एक लीगल एग्रीमेंट बनाया जाएगा, और उस लीगल एग्रीमेंट को हम दरअसल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो लॉ कहती है कि देखो ये तभी संभव है जब ए और बी ये दोनों इन द आइज ऑफ लॉ, इन द आइज ऑफ लॉ ये दोनों क्या होने चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ओहो, यानी मैं जब आपकी जितनी एज का था, स्टूडेंट था, तो मुझे यह पढ़ाया जाता था कि गगन पार्टनरशिप बनाने के लिए दो या दो से ज्यादा व्यक्ति चाहिए, बस बात खत्म। लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं, बड़े मतलब आप मॉडर्न टाइम आ गया है, तो अब कुछ और नया पढ़ाना है। तो अब वो कह रहे गगन अब बच्चों को ये भी पढ़ाओ कि ये जो ए और बी ये दो लोग आपने लिए हैं ना, ये कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए इन द आइज ऑफ लॉ। मैंने कहा भाई ये तो लॉ की बातें शुरू हो गई, लॉ के विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिनके कोर्स में लॉ होता है वो पढ़ाते हैं। वो कह रहे नहीं गगन, समय के साथ थोड़ी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, पढ़ाओ। मैंने कहा यार पढ़ाना पड़ेगा। अब मैंने कानून से पूछा बताओ भाई तुम्हारी नजरों में कौन सा व्यक्ति कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है? अब वो कहते हैं गगन इसके लिए तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाके पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा यार ये तो चीटिंग है, बेचारे 12वीं क्लास के बच्चों को अकाउंट्स पढ़ाते पढ़ाते तुम लॉ की क्लास दे रहे हो। कह रहे यार गगन पढ़ा देना यार, थोड़ा सा पढ़ा दे, ज्यादा मत पढ़ा चल। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाओ और वहां पर देखो कि कौन से व्यक्ति कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर ये दोनों व्यक्ति कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं तो पार्टनरशिप है, अगर इन दोनों में से कोई भी कॉम्पिटेंट नहीं है तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं होगी। अच्छा जी, अब कॉम्पिटेंट कौन होता है? तो सरकार कहती है कि भाई सभी लोग कॉम्पिटेंट होंगे, सभी लोग कॉम्पिटेंट होते हैं एक्सेप्ट 3 लोगों के। वो कह रहे गगन 3 लोगों को हटा दे, बाकी सभी लोग कॉम्पिटेंट हैं। मैंने कहा बताओ जी पहले किसे हटाऊं? वो बोले गगन पहले तो माइनर को हटाओ। माइनर मतलब वो व्यक्ति जिसकी एज 18 साल से कम है।
यानी ए जिसकी उम्र 25 साल है वो किसी 14 साल के बच्चे के साथ मिलकर पार्टनरशिप बना रहा है, सरकार कहेगी भाग जा यहां से, भाग जा, नजर मत आइयो। किसको कहेगी? ए को कहेगी, कहेगी साले तेरे को अकल नहीं है। क्या बोल रहे हो सर, गाली दे रहे हो? अरे यार साला गाली थोड़ी दे, आम बोलचाल की बात है, सॉरी। सरकार कह रही कि यार ये बच्चा है, अभी 18 साल की उम्र हुई नहीं, समझदारी इसमें आई नहीं, ये कैसे समझेगा क्या सही है क्या गलत है, इसको मत पार्टनर बनाओ। ओहो, यानी कि गवर्नमेंट ने माइनर को क्या दी? प्रोटेक्शन दी कि भाई माइनर अभी मेंटली तौर पे इतना समझदार नहीं हुआ कि वो बिजनेस की और अपनी लाइबिलिटी को लेकर के तय कर सके, इसलिए उसको आप पार्टनर नहीं बनाओगे, उसका नुकसान हो सकता है, उससे गलत फैसले हो सकते हैं, वो भी इमेच्योर्ड है। हाँ सर बिल्कुल सही लिखा है लॉ में, लॉ तो बिल्कुल सही लिखता है। दूसरा दूसरा कुछ ऐसे पर्सन्स जिन्हें लॉ साफ साफ कहता है डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। लॉ कहता है कि भैया मैं कुछ लोगों के साथ नहीं चाहता कि वो लोग दुनिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, मैं नहीं चाहता। हमने कहा अच्छा जी वो कौन है? अच्छा जी कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें लॉ ने डिसक्वालीफाई किया हुआ है? लॉ कहते हैं भैया देखो, एक तो मान लो कोई क्रिमिनल है जिसे हम बोलते हैं कॉन्विक्ट्स, सरकार ने अगर किसी को मुजरिम करार दिया हुआ है तो उसको अगर आप पार्टनर बनाओगे तो सोच लो वो पार्टनरशिप फर्म क्या कमाल करेगी। तो अगर कोई कॉन्विक्ट्स हो या कोई पर्सन जो दिवालिया हो गया हो, इंसॉल्वेंट हो गया हो, अभी नोट मत करना, अभी सिर्फ समझना, नोटिंग करवा दूंगा, या फिर अगर किसी कंट्री के साथ आपकी वॉर चल रही हो तो ऐसे उन देश के नागरिकों के साथ भी आपके पार्टनरशिप नहीं हो सकती, उसे बोलते हैं एलियन एनिमी। इसी तरह से लॉ ये भी कहता है कि भाई जो विदेशों से राजदूत आते हैं, एम्बेसडर्स जो आते हैं, फॉरेन एम्बेसडर्स, उनके साथ आप पार्टनरशिप मत करना, इनमें हमारे देशों के बीच में संबंध खराब हो सकते हैं। यानी कि ए और बी पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई भी माइनर नहीं होना चाहिए क्योंकि उसको पूरी समझ नहीं है। कानून ने जिन लोगों को मना किया है पर्सन डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, वो भी नहीं होना चाहिए। और या फिर कोई भी व्यक्ति जो कि पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हो, यानी कई बार कुछ लोगों का दिमागी संतुलन ठीक नहीं होता, जिसे हम बोलते हैं पागल है, इनसेन है, तो ऐसे व्यक्ति भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अच्छा तो सर ये वाली बात हमें लिखवाओ, आओ जी लिखना शुरू करें। लॉ कहता है कि फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये अब नई एडिशन है, हमारे जमाने में हम नहीं पढ़ाते थे पर उन्होंने कहा अब पढ़ाओ बच्चों को कि भाई दो या दो से ज्यादा जो लोग होंगे वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए। अच्छा जी कौन कॉम्पिटेंट होते हैं? सभी कॉम्पिटेंट होते हैं, केवल 3 लोग कॉम्पिटेंट नहीं होते। पहला कौन? माइनर एक कॉम्पिटेंट व्यक्ति नहीं है, यानी माइनर को आप पार्टनर नहीं बना सकते। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, किसी पागल व्यक्ति को आप पार्टनर के साथ मिलकर पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते। पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, सरकार ने अगर किसी को मुजरिम करार दिया है, इंसॉल्वेंट बताया है, एलियन एनिमी बताया है, या वो विदेशों के एम्बेसडर हैं, उनके साथ में भी आप कॉन्ट्रैक्ट करके पार्टनरशिप नहीं बना सकते। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी बात आ गई। हमने माइनर को यह कहा कि माइनर तू दरअसल समझदार नहीं है, इसीलिए तू पार्टनर मत बन, वरना तू समझ नहीं पाएगा कि पार्टनरशिप फर्म जो फैसले कर रही है वो सही है या गलत है, और फिर तू उसमें भागीदार बन जाएगा और तेरे ऊपर जीवन शुरू होने से पहले ही तेरे ऊपर कुछ नुकसान आ जाएंगे, तो उसको प्रोटेक्शन दी। पर पर क्या होता है, जैसे आप बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर कहता है कि भाई ये तो बीमार हो गया, इसको ना वो एंटीबायोटिक दे दो। एंटीबायोटिक क्या करती है? सभी बैक्टीरिया को मार देती है, अच्छे बैक्टीरिया भी मार देती है, बुरे बैक्टीरिया भी मार देती है, ऐसा कहा जाता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, साइंस का कोई टीचर नहीं, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। तो अगर माइनर को हमने बोला कि भैया तू ना समझ है, तू पार्टनरशिप नहीं कर सकता, तो माइनर ने कहा कि यार ये मेरे साथ ना कुछ ना जाती हो गई, मतलब मेरा बुरा होगा, इसीलिए मेरा भला भी आपने रोक दिया। सरकार ने कहा क्या मतलब?
कह रहे यार मतलब मैं अगर पार्टनरशिप में गया तो मेरे साथ धोखा हो सकता है, ये कह के आपने मेरे को तो रोक दिया। लेकिन भाई लोग तो आजकल छोटी उम्र में भी कई सारे काबिलियत रखते हैं, कमा सकते हैं। तो मेरी तो कमाने की अगर कोई काबिलियत थी, हो सकती थी, मेरी कोई यूटिलिटी हो सकती थी पार्टनरशिप फर्म में, आपने तो मेरे सारे दरवाजे ही बंद कर दिए। सरकार ने कहा हाँ यार तेरी बात ठीक है, हम तो केवल तेरे को बचाना चाहते थे कि तेरे साथ कोई जाती ना हो जाए, क्योंकि तू उतना समझदार नहीं है। लेकिन अगर तेरे पास कोई ऐसी काबिलियत है जिससे तेरा कोई फायदा बन सकता है तो हम उसे रोकना भी नहीं चाहते। इसीलिए लॉ ने कहा कि एक काम करते हैं, हम तुझे इजाजत दे देते हैं कि तू पार्टनरशिप फर्म में चला जा, लेकिन उस पार्टनरशिप फर्म में तू केवल केवल बेनिफिट्स में पार्टनर होगा, उनके नुकसानों में पार्टनर नहीं होगा। ओ, यानी कि सर अब बी 14 साल का है, उसके साथ में पार्टनरशिप हो सकती है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉ कह रहा है अगर ए और बी ये दोनों कॉम्पिटेंट हैं, इन दोनों की पार्टनरशिप है, उसमें अगर कोई माइनर बच्चा जुड़ सकता है तो जोड़ दो। यानी माइनर को छोड़ करके कम से कम दो लोग कॉम्पिटेंट है ना, हाँ, तो पार्टनरशिप बन गई। अब इसको जोड़ लो। इसको किस लिए जोड़ लो? कि आपकी पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट्स जनरेट होंगे उनमें इसको हिस्सा मिल पाए, ताकि इसे फायदा मिल पाए। ये बच्चा है, फायदे लेने का अधिकार नहीं रोका, इसे नुकसान करने से बचाना है। तुम्हारे कोई बिजनेस के फैसले, उनमें होने वाले नुकसान इस बच्चे को प्रभावित नहीं कर सकते। इसलिए एक पार्टनरशिप फर्म जो पहले से एग्जिस्ट करती हो, मतलब जिसमें पहले से कॉम्पिटेंट व्यक्ति हो, उस फर्म के अंदर ये माइनर एडमिट हो सकता है। अच्छा सर, ये तो आपने बड़ी गजब बात कह दी, किसी टीचर ने बताया ही नहीं। अरे यार छोड़ो ना, माइनर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन वो एडमिट हो सकता है फॉर द बेनिफिट्स। यानी कि उसे प्रॉफिट्स में शेयर दिया जा सकता है, लेकिन वो लॉसेस में शेयर नहीं करेगा। सर आपने डेफिनेशन में कहा था प्रॉफिट इंक्लूड लॉसेस, लेकिन जब लॉ कोई बात स्पेसिफिकली लिख रहा है कि भाई माइनर के लिए केवल बेनिफिट्स खुलेंगे फर्म से, ओ, तो माइनर कैन बी एडमिटेड, यानी पहले से पार्टनरशिप फर्म हो उसमें एडमिट हो सकता है, नया नहीं बनाएगा। ओ सर फिर क्या होगा? अब ये 14 साल का था, इसे एडमिट कर दिया कि तू फायदों में रहेगा, तो क्या सारी जिंदगी फायदों में रहेगा? नहीं नहीं नहीं, सरकार कह रही है अब जब ये 18 साल का हो जाएगा तो इसको कहा जाएगा अब डिसाइड कर, अब डिसाइड कर कि तूने पार्टनर बनना है या तूने पार्टनर नहीं बनना है। अगर ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे पार्टनर बनना है तो इसे पार्टनर बना देना जैसे बाकी सारे पार्टनर हो, और अगर ये डिसाइड करता है मुझे पार्टनर नहीं बनना तो इसको पार्टनरशिप से जयराम जी की कह देना। ओ सर, अगर इसने कहा पार्टनर नहीं बनना है तो हमने जयराम जी के कह के घर भेज दिया, जाओ। लेकिन सर अगर ये कहता है कि मुझे पार्टनर बनना है, तो फिर ये बाकी लोगों की तरह कब से ये नुकसानों के लिए जिम्मेदार बनेगा? सरकार कहती है समझदार होकर के तूने डिसीजन लिया है, इसीलिए लॉ में एक बात एक्सेप्शनल लिखी हुई है कि जिस दिन से तू एडमिट हुआ था, अगर ये पार्टनर बनना डिसाइड करता है तो फिर जिस दिन से ये पार्टनर बना था उस दिन के किए गए फैसलों के लिए अब ये जिम्मेदार हो जाएगा। ओ सर, जो पुरानी प्रोटेक्शन थी वो यहां खत्म कर रहे हो? हाँ सर, जब ये माइनर था उस समय हमने कोई समझौते कर दिए थे जो आज की डेट में खतरनाक हो गए हैं, तो ये प्रोटेक्शन लेगा कि भाई तब तो मैं माइनर था। सरकार कह रही नहीं, अगर तू मेजर हो गया और तूने ये डिसाइड कर लिया कि तूने पार्टनर बनना है, तो तुझे उस दिन से किए गए फैसलों की जिम्मेदारी अब उठानी पड़ेगी। अब ये माइनर था, कह रहा है अब तो मैं होशियार हो गया हूं, समझदार हो गया हूं, मेजर हो गया हूं, मैं डिसाइड ही नहीं करता, छोड़, मैं डिसाइड ही नहीं करता पार्टनर बनना है कि नहीं बनना, अब बोल। सरकार कह रही है ऐसा भी नहीं हो सकता, अगर तू डिसाइड नहीं करेगा तो हम 6 महीने का समय देते हैं, 6 महीने तक तेरा समय है, तू तय कर लेना, और अगर 6 महीने तक तूने तय नहीं किया तो हम तुझे ऑटोमेटिकली पार्टनर मान लेंगे, और जब हम तुझे पार्टनर मान लेंगे तो फिर तुझे उस दिन से लायबल होना पड़ेगा, इसलिए अपना डिसीजन कर लेना। तो यानी कि अब जब ये माइनर जो है
ये जब 18 साल का हो जाएगा तो इसे डिसाइड करना है कि उसे पार्टनर बने रहना है कि नहीं बने रहना, और इसकी भी एक समय सीमा है जो कि 6 महीने के अंदर उसको डिसाइड करना है। अगर वो डिसाइड नहीं करता तो फिर वो उस दिन से लायबल मान लिया जाएगा जिस दिन से उसे पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया गया था। अब सर ये सारी की सारी बातें आपने हमें लिखवा दी, लेकिन फिर हमें बुक से भी तो पढ़ना है। तो बिल्कुल पढ़ना है। जब तक आप बुक से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको संतुष्टि नहीं होगी। इसीलिए लीजिए, आइए, मैं अब दोबारा इसको नहीं पढ़ाऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप खुद से इसको रीड करना और देखना जो जो बातें मैंने आपको बताई थी वो सारी बातें कवर हो गई या नहीं कवर हुई। ठीक है, खुद से पढ़ने से हमारा माइंड, हमारे कंसेप्ट शार्प होते हैं सर, लेकिन खुद से पढ़ने में थोड़ा दर्द होता है और यही दर्द आगे चल के इनाम बनता है। तो खुद से पढ़ना। ये पेज नंबर 2 है। एसेंशियल फीचर्स मैंने आपको सारी समझा दी, नोट मेकिंग करा दी। 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। वो 2 या 2 से ज़्यादा लोग कॉम्पिटेंट होने चाहिए। कॉम्पिटेंट वो लोग होते हैं जो सरकार की नज़रों में कॉन्ट्रैक्ट करने की ताकत रखते हैं, और सरकार की नज़रों में हर कोई ताकत रखता है। 3 लोग ताकत नहीं रखते। माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं कर सकता, और डिसक्वालीफाइड पर्सन नहीं कर सकते। बुक में डिसक्वालीफाइड पर्सन्स की लिस्ट नहीं दी गई है तो मैंने डाल दी। बुक हमारी बात सुन के आगे से डाल दिया करेंगे, क्या हो गया। सर माइनर को क्या बिल्कुल पार्टनर नहीं बना सकते? भैया माइनर के साथ मिलकर पार्टनरशिप फर्म नहीं बनेगी, लेकिन एक फर्म के अंदर उसको लाया जा सकता है, उसको प्रॉफिट्स में हिस्सा दिया जा सकता है। वो नुकसानों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। जब मेजर हो जाएगा 6 महीने का समय देना, डिसाइड करेगा पार्टनर बनना है नहीं बनना है। नहीं बनना है तो ठीक है, बनना है तो जिस दिन से एडमिट हुआ था उस दिन से जिम्मेदार हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 हो सकते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 हो सकते हैं। कुछ बच्चों को लगेगा कि सर यहां पर तो लॉ ने 100 भी लिखा हुआ है। लॉ ने लिखा है कि गगन सरकार चाहे तो 100 तक कोई नंबर डिसाइड कर दे, तो नंबर उन्होंने 50 डिसाइड किए हुए हैं, तो इसलिए हमारे लिए रेलिवेंट 100 नहीं 50 में लिमिट काउंट होगी। ठीक है, तो सरकार को ताकत मिली थी कि आप 100 लोगों तक मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हो, तो लेकिन सरकार ने क्योंकि 50 डिसाइड किए हैं तो इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 रहेगी। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप बनाने के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट ओरल रिटर्न कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये रिटर्न होगा तो इसे पार्टनरशिप डीड बोलेंगे, और पार्टनरशिप डीड को मैं आने वाली 1-2 क्लासेस में टेकअप करूंगा, इसलिए उसके बारे में चर्चा नहीं। पार्टनरशिप हमेशा बिजनेस से रिलेटेड होगी, इसमें हमेशा प्रॉफिट्स की शेयरिंग होगी। ये शेयरिंग ऐसा नहीं कहा मैंने कि आधा आधा होगा, ये पार्टनर्स आपस में तय करें किसको क्या रेशियो चाहिए। जो रेशियो चाहिए उसके लिए आप लिख लेना। सबसे आखिरी पॉइंट था कि बिजनेस चाहे कोई एक पार्टनर करे या सब मिलके करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए एजेंट भी होगा और हर पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए प्रिंसिपल भी होगा। इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, और इसकी वजह से अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टनर के साथ किसी भी तरीके का बिजनेस एग्रीमेंट करेगा तो वो सभी के लिए वैलिड होगा। ठीक है, चलिए अब ये मैंने आपको पढ़ा दिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा होगा। और मैं ये आपको चैलेंज भी करता हूं कि ब्रह्मांड में जितनी भी आपकी क्लासेस पार्टनरशिप की होंगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, एक एक सुन लेना। अगर मुझसे बेहतर कोई क्लास तुम्हें लगे तो हाथ जोड़ के विनती है, कमेंट में बता देना कि सर अपने ऊपर ऐसी ऐसी बातें करते हो, आपसे बढ़िया बढ़िया टीचर रखे हैं। और अगर आपको लगे कि नहीं यार सर वाकई में क्लासिकल टाइप के टीचर है, नॉलेज देते हैं, तो अपने दोस्तों को बता देना कि यार ऑनलाइन की दुनिया में भी अच्छे टीचर एग्जिस्ट करते हैं। एक का लिंक शेयर कर देना, है ना। हाँ, अब आपकी मेहनत होगी, आप ही का रिवॉर्ड होगा। सर मुझे मिला हीरा, मैं अपने दोस्त को क्यों दूं? अरे ज्ञान में भी ऐसे ही होता है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। मेरा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करोगे, मैं पॉपुलर होऊंगा तभी वीडियो बनाऊंगा, नहीं होऊंगा तो अपने किसी और काम निकल जाऊंगा। सर ऐसी ऐसी बातें करके हमें जबरदस्ती कह रहे हो कि वीडियो को शेयर करें? हाँ जी, अरे आप तो बहुत बड़े बड़े टीचरों की फिजिकल क्लास अटेंड करके आओगे, वो बोलेंगे कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा टीचर मैं ही हूं, तो कहना ना सर कि और भी हैं। हाँ खैर चलिए, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आपने कंसेप्ट वाले रजिस्टर में ये वाले नोट्स बनाने हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं।
सर अगर मेरा मन करे मैं इसमें कुछ एडिशन करूं, जरूर करो। सर इसका प्रिंट आउट दे दो, बिल्कुल भी नहीं, अपने हाथों से लिखना। सर ऐसा क्यों? लिखोगे तो आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा, एक बार याद हो जाएगा तो रिवीजन भी जल्दी से हो जाएगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। सर मैं ब्लू पेन से लिखूं या रेड पेन से लिखूं, वो आपकी मर्जी है, मुझे रंग बिरंगा लिखना अच्छा लगता है, मैंने रंग बिरंगा लिख दिया, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे लिख लेना। सर क्या जब हम पेपर में दे के आएंगे तो भी ऐसे रंग बिरंगा लिखेंगे? बिल्कुल भी नहीं भाई, हाथ जोड़कर माफी, ये केवल इंटरेस्ट बनाने के लिए रंग बिरंगी दुनिया है, नोट्स दिखने में अच्छे लगे इसलिए बना दिया। ठीक है सर, आपसे हमें ये 1 घंटा दे के शिकायत नहीं हुई धन्यवाद।